हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं शिक्षक व साहित्यकार श्री CL सांकला साहब। सांकला साहब को साहित्य के क्षेत्र में एक भीष्म पितामह कहा जाता है। इन्होंने कई साहित्यकारों को, रचनाकारों को खड़ा किया है हाड़ौती के अंदर। ये विभूति हमारे चैनल में बहुत मुश्किल से आ पाई, क्योंकि मैं भी इन्हें नहीं जानता था, लेकिन जब इनका परिचय कई लोगों ने कराया तो मुझे भी इनको बुलाने का मौका मिला। तो सांकला साहब से हम साहित्य की दुनिया का क्या महत्व है और साथ ही इनकी जो मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है, इन सब के बारे में हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए हम बात करते हैं CL सांकला साहब से। CL सांकला साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सांकला साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा का क्षेत्र कहाँ रहा और किस साहित्य के क्षेत्र में आपने कदम कैसे रखा? जी, वैसे तो कोटा ज़िले में उजाड़ा क्षेत्र जी है, जहाँ पर आज से 40 साल पहले सब तरह की सुविधाओं से वंचित इलाका था। कोई आवागमन के साधन नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर जो आज है वो पहले नहीं थी। वह हमारा बचपन था, बाल्यकाल था, और उस समय हम चाहे खेत में जाएं, चाहे पढ़ने जाएं, कहीं भी जाएं, पैदल ही जाया करते थे। यहाँ तक कि कोई रसोई रसायन हो, जी हमने भी जाना है तो पैदल ही जाते थे। कोई ऐसे आवागमन के साधन नहीं थे। आवागमन के साधन थे तो गाड़ी बैल वगैरह थे, जो भी बड़े किसानों के पास हुआ करते थे। और वैसे मैं भी किसान के ही घर में जन्म हुआ। खेती बाड़ी करते थे पिताजी, और मूलतः शिक्षा से जुड़ना ही एक सौभाग्य का उदय कर देता है। तो जो ही मैं स्कूल में पढ़ने गया, कुछ चीज़ें हमारे हो सकता है पूर्व संस्कार से आती हो, और मुझे इस तरह का आभास भी हुआ है कुछ जो मूल अभिरुचि होती है वह मनुष्य के पूर्व संस्कार हुआ करते हैं, ऐसा मुझे अब आभास हुआ है। तो वह पठन की जो अभिरुचि थी, जो सृजन की अभिरुचि थी, वह बाल्यकाल में ही रही। जो ही मैंने पढ़ना लिखना सीखा, स्कूली पुस्तकों के साथ साथ दूसरी पुस्तकें, अब दूसरी पुस्तकों से जुड़ाव कैसे हुआ? कुछ लोग कल्याण मंगवाते थे हमारे गांव में, और कुछ अखंड ज्योतियाँ मंगाते थे। तो उनके अंक देखे तो मुझे लगा, उनको पढ़ा। जब मैं प्राइमरी कक्षा मैंने पास कर ली थी, मैं 6ठी में आ गया था, तब मैं पढ़ने लग गया था। क्योंकि अध्यापक हमारे गुरु थे, वो जो है थोड़ा कंधा फटकारते थे, तो लगता था कि हम जो है कर सकते हैं कुछ। तो पढ़कर उनको दिखाते थे, जैसे तुलसी के दोहे, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, उनके अर्थ करके बताते थे। तो फिर वो उनका प्रोत्साहन, शिक्षकों का जो प्रोत्साहन मिला, उसे थोड़ी हिम्मत बढ़ी, और फिर दूसरी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, तो और कई रास्ते खुल गए। सांकला साहब, आपने हाड़ौती के अंदर कई साहित्यकारों को, रचनाकारों को खड़ा किया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे एक शख्सियत ने ऐसे कवियों को भी आपने मौका दिया। क्या इसके पीछे कारण क्या था? जी, दरअसल गांव में अपनी अभिरुचि को बनाए रखने का और कोई विकल्प सामने नहीं था। मेरी व्यक्तिगत अभिरुचि जो थी, जो ही मैं वहाँ बुढ़ादीत गांव के पास ही एक कस्बा है बुढ़ादीत, जहाँ पर प्राचीन सूर्य मंदिर है, जो भी थोड़ा उसको जानते भी है लोग जानते हैं उसको।
हाड़ौती का प्रसिद्ध देवस्थान है वो। अभी पुरातत्व विभाग में भी हाँ जी, उसका काफ़ी डेवलपमेंट, तो एक तरह से वहाँ जाना आना होता था। और मैंने एक वो थी कि जैसे हमारा इष्ट, हमारा गुरु हमें मार्ग बताता है, वह कहीं ले चलता है, पर मुझे मैं किसको गुरु कौन इष्ट वैसे परंपरा से होते ही हैं। जैसे परंपरा से हमारे दादाजी, शिव जी, भगवान, इन सबको, राम कृष्ण जो मंदिर है, हनुमान जी है, माता जी है, बेरू जी है, सबकी पूजा करते थे। तो परंपरा से तो वो है ही सही, पर अपना व्यक्तिगत जो जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने मन ही मन वहाँ सूर्यदेव का मंदिर है, दर्शन कर रहे थे, तो सोचा कि यही हमारे गुरु है, ये हमारे इष्ट है। उनको मन ही मन प्रणाम करके, और भगवान सूर्यदेव ऐसे देवता है जो रोजाना दर्शन देते हैं, और देवता चाहे दर्शन दे या न दे, रोजाना दर्शन होते हैं, तो उनको प्रणाम करके, और मैंने जो है थोड़ा आश्रय लिया उनका। और वैसे वो तो प्रकृति के सबके आश्रयदाता है, ब्रह्मांड के ये। फिर कुछ पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था वहीं। और मैं जब कोटा में, उसके बाद कोटा में पढ़ने आया, तो यहाँ पर मेरी अभिरुचि के अनुसार मैं पुस्तकालय में बैठता था। तब एक पुस्तकालय रामपुरा में होता था, रामपुरा में था, नगर निगम का। हाँ, वो महाराव भीम सिंह पुस्तकालय इस तरह का था। और वहाँ मैं घंटा 2 घंटा ज़रूर बैठ करके छोटी छोटी पत्रिकाएं, बालकों की पत्रिकाएं, और धीरे धीरे कुछ बड़ी पुस्तकें इस तरह की पढ़ने लगा पढ़ाई के साथ साथ। तो अभिरुचि आदमी को वहीं ले जाती है। वैसे बड़े शहर में कई सारी चीज़ें होती है देखने को, घूमने को, पर जो अपनी मूल अभिरुचि होती है पठन पाठन स्वाध्याय की, तो वह पुस्तकालय की ओर ले गई। और उससे थोड़ा स्कूली शिक्षा के साथ साथ दूसरी तरह का जो शिक्षा और ज्ञान, वो थोड़ा सा पढ़ने लगा। वह सामाजिक, आध्यात्मिक और कई चीज़ें, वैज्ञानिक पुस्तकें भी है, कई सारी पुस्तकें थी, ऐतिहासिक भी है, कोई नाटक है, कोई कई तरह की है, तो वो चीज़ें पढ़ी। सांकला साहब, साहित्य सृजन आपने जारी रखा, उसमें आपकी विधा कौन सी थी? जी, ये प्रश्न जब मेरे सामने आता है, कहीं लोग करते हैं, जैसे कभी सम्मेलन में जाते हैं कभी, तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है, आपने भी, और स्वाभाविक भी है कि आप कौन से रस के कवि हो। अब मेरे सामने समस्या ये खड़ी हो जाती है, क्यों मैं विविध रूप पा रहा हूँ, मतलब हर विधा को टच किया है। और जैसे साहित्य के 9 रस, या अब तो 11 रस हो गए, तो जैसे 11 रस है, तो उन रसों को थोड़ा थोड़ा मिलाएं तो कौन सा रस होगा, शायद समरस हो जाए। तो मैं उनको उत्तर देता था कि भाई मेरा रस तो समरस है। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर वह कवि तो कहते हैं भाई हमारे मंचों पे तो कवि सम्मेलनों में ये समरस नहीं चलता है, आप तो ये एक रस बताओ। तो मैं कवि वहाँ जा भी नहीं पाया, और वैसे गांव में रहता था तो जुड़ नहीं पाया कवि सम्मेलनों से। तो मैं पठन पाठन और कवि गोष्ठियों तक ही अपना कार्य करता रहा। सांकला साहब, आपकी कोई रचना जो आपने लिखी और जो हमारे दर्शकों को सुनाए? जी, छोटी छोटी रचना। सत का सर्जिया गोठ गोयरा। गोयरा होता है, गोयरा गांव में जानते हैं, एक जो नज़दीक का खेत होता है उसको कहते हैं, छोटा सा खेत गांव के पास, गांव घर के पास ही रहता है, तो उसको गोयरा कहते हैं। तो सत का सर्जिया गोठ गोयरा, मतलब अपने आसपास के ही क्षेत्र में कोई ऐसा दुर्लभ व्यक्तित्व मिल जाए, दुर्लभ चीज़ें मिल जाए, तो उसको लेकर के ये छोटी सी रचना है। सत का सर्जिया गोठ गोयरा, मोती निपजिया गोठ गोयरा। सत का सर्जिया गोठ गोयरा, मोती निपजिया गोठ गोयरा। हेर फरिया यूं संसारी में, हेर फरिया यूं संसारी में, वे तो मिल गया गोठ गोयरा। सत का सर्जिया गोठ गोयरा, मोती निपजिया गोठ गोयरा। खेत तसाया छा सावन में, सावन में वैसे बरसात होती है, पर खेत तसाया छा सावन में,
मेहा बरस्या गोठ गोयरा, खेत तसाया छा सावन में मेहा बरस्या गोठ गोयरा, सूरज चांद चढ़िया गिगनारा। कई प्रतिभाएं इतनी आगे बढ़ जाती है, बहुत ऊंचाइयों पर जाती है। सूरज चांद चढ़िया गिगनारा और नैना दर्श्या गोठ गोयरा, लेकिन उनके साक्षात्कार तो अपना जो देश, अपना जो क्षेत्र होता है वहाँ होते हैं। तो यही बात है कि सूरज चांद चढ़िया गिगनारा, नैना दर्श्या गोठ गोयरा, सत का सर्जिया गोठ गोयरा। 2 पंक्तियाँ हैं आखिरी। मनवारा चाहे परदेशा, परदेश में जाते हैं तो स्वागत सत्कार थोड़ा यूँ लगता है कि बड़ा व्यक्ति है, उसका स्वागत सत्कार ज़्यादा होता है, पर अपने यहाँ पर हो वही सम्मान तो बड़ा अच्छा लगता है। मनवारा चाहे परदेशा, पर मनवा हर्ष्या गोठ गोयरा, मन को तृप्ति तो अपने देश में मिलती है। ये एक रचना थी। सांकला साहब, आपने बताया कि आपकी मौलिक कृतियाँ जो आई उसमें आपने समाज को क्या मतलब दिशा और दशा दी आपने? मैंने कोशिश की है कि पहले तो शुरुआत में जब किशोर वय से निकल करके युवावस्था में आए थे, तो जिस तरह का लेखन बड़े लेखक जो लिख रहे थे, जैसे हमने प्रेमचंद को पढ़ा और बड़े रचनाकारों को पढ़ा, या इधर दिनकर जी को पढ़ा, निराला जी को पढ़ा, तो वो क्या लिख रहे हैं उनसे प्रेरणाएं लेकर वैसा लिखने की, वैसा संदेश देने की कोशिश करते थे। जैसे प्रेमचंद ने कुछ वर्ग भेद और उन चीज़ों को लिखा और उसको एक समरसता देने का उद्देश्य रहा। फिर आगे चल करके अपना वो देखा कि एक संपूर्णता, एक संपूर्ण मानव के लिए क्या संदेश हो सकता है, ऐसे वर्ग विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए, और उनके लिए भी जहाँ आवश्यकता हो देना चाहिए, पर एक संपूर्ण मानव के लिए जो संदेश हो उसमें आध्यात्मिकता से लेकर के सामाजिकता है, आध्यात्मिकता है, उसमें उसका विकास है, वैज्ञानिकता है। जैसे विकास है, टेक्नोलॉजी, आज विज्ञान का कितना ही विरोध करे लेकिन बिना विज्ञान के भी काम नहीं चल रहा है, जितनी भी तकनीक है। तो सारी चीज़ों का समावेश मेरे रचनाओं में होता है। मैं कभी इसीलिए मैं एक तरह का रचनाकार नहीं रहा हूँ, कई तरह की बातें होती हैं उनमें, सारी चीज़ें हैं। और जो ये साहित्य के मान और मूल्य हैं उनके अनुसार चलता हूँ, बिना उनकी अवहेलना किए तो ऐसा नहीं किया मैंने। जो भी साहित्य के मानव मूल्य होते हैं और मानव समुदाय को जो संदेश होता है, मानवीय दृष्टिकोण रखना, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखना, और इसके साथ साथ परिवर्तित और विकास भी करना, ये मेरा रचनाओं में संदेश है। सांकला साहब, राजस्थान साहित्य अकादमी से भी आपको पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ उससे कुछ मदद मिली? जी, पहले रचनाकार कम थे जी, लिखने वाले बहुत कम थे। कहीं जब अकादमी के अध्यक्ष थे उस समय डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश, और वो तब मैं हिंदी अकादमी की पत्रिका मधुमती भी मंगाता था, जागती ज्योत भी मेरे वर्षों से आती है, दोनों पत्रिकाएं बहुत वर्षों से आती है। तो उनमें जो विज्ञप्तियाँ होती थी, रचनाएँ होती थी, अपनी भी रचनाएँ छपती थी, उसके अनुसार आवेदन किया एक बार। और तब तक मेरी एक पुस्तक बिना सहयोग की छप चुकी थी हिंदी की, और राजस्थानी की कलजुग जो भेजी थी, तो उस पर 3000 रुपये का या लमसम इतना ही है करीबन सहयोग राशि मिली थी। वो साहित्य अकादमी के सहयोग से छपी, तो लगा कि इस तरह इसमें अकादमी भी सहयोग करती है तो थोड़ा और बल मिला। हालांकि सहयोग बहुत कम पुस्तकों को मिला है मुझे। सांकला साहब, उस समय तो न तो कोई पत्रिकाओं के इतने साधन थे, अखबारों के भी इतने साधन नहीं थे ग्रामीण क्षेत्रों में, केवल एक आकाशवाणी का ही जरिया था। उस समय जब कोई रचना आपकी किसी अखबार में छपती तो आपको कैसा महसूस होता था उस समय? मेरे लिए तो अखबारों में, पत्रिकाओं में छपना ही सबसे आनंद का विषय था, क्योंकि हमारी जो ये आकाशवाणी दूरदर्शन तक तो पहुंच नहीं थी और कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि
हमें गांव से सुल्तानपुर आने के लिए भी 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उम्मेदपुरा तक हम पैदल पैदल आते थे। वहाँ पर बसें भरी हुई आती थी जो कभी रुकती थी कभी नहीं रुकती थी, और कभी कभी तो वो नहीं रुकती थी तो निराश होकर वापस गांव चले जाते थे। तो कोटा तक पहुंचना तो हमारे लिए जैसे दिल्ली बम्बई पहुंचना था, इसलिए हम इन चीज़ों से जुड़ने में काफ़ी विलम्ब हुआ और अब जुड़ पा रहे हैं। ये सब आपका स्नेह है। साकला साहब, आपने श्रृंगार में भी कोई रचना लिखी और सुनाओ हमारे दर्शकों को। ये इसलिए थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि श्रृंगार को मैंने जिस तरह श्रृंगार में ज़्यादा रचनाएं नहीं लिखी मैंने। नहीं, आपको जरूरी नहीं है श्रृंगार ही हो, जो आपकी जिस विधा में भी आपने लिखी हो हमारे दर्शकों को सुनाया जी। एक तो बाल साहित्य पर भी मैंने लिखा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए। और छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखने वाला उस समय केवल मैं ही पूरे हाड़ौती अंचल में, हो सकता है वो और भी लिखते हों जो मेरे। अब तो आज तो बाल साहित्य इतना लिखा जा रहा है, श्रृंगार में तो हाड़ौती साहित्य अथाह भरा हुआ है। इसलिए मैं सोचता था भाई इसमें तो लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और श्रृंगार में मैंने देखा कि हमारे यहाँ के श्रृंगार में सबसे हाड़ौती के जो सिरमौर है दुर्गादान सिंह जी गौड़, मुकुट मंडा जी, और हमारे गांव के थे सीनियर हमारे शिक्षक भी रहे, प्रेरणा स्रोत भी रहे, लक्ष्मी नारायण जी मालो भी श्रृंगार में लिखते थे। उनकी रचनाओं को देख के लगता था कि श्रृंगार में मैं ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकूँगा, तो मैंने बहुत कम श्रृंगार में लिखा, बाल साहित्य में लिखा। तो मैं बाल साहित्य की रचना, बाल साहित्य की आज के जो बच्चों को एक प्रेरणा स्रोत है। टाबर टिंगर नहन्या नहन्या कठी गया, छकपक रेल चलाता कठी गया। वो क्या है, सारे एक लाइन बनाते थे और रेल चलाकर घूमते थे। तो नतके भंडबो रेत पणी में खेल अस्या, नतके भंडबो रेत पणी में खेल अस्या, दड़ी धेंकड़ो गुल्ली डंडा कठी गया। टाबर टिंगर नहन्या नहन्या कठी गया, छकपक रेल चलाता कठी गया। मेले जाता पगा पगा ले एक टको। आज तो पैसे बहुत है, बच्चे 10 रुपये में भी नहीं मानते हैं आज तो। उस ज़माने में एक आना होता था, 4 आने होते तो 4 आने लेकर के 8 आने लेकर के हम मेले में जाते थे। तो मेले जाता पगा पगा ले एक टको, लकड़ी का वे गाड़ी घोड़ा कठी गया। अब आज के खिलौने तो बड़े हाई फाई आ रहे हैं, रिमोट से चलने वाले। पहले मेले में हमें लकड़ी के मिलते थे वो सारी चीज़ें। और भी जो जानवर है वो भी खिलौनों के रूप में मिलते थे, प्लास्टिक के, वो लकड़ी के या प्लास्टिक के इस तरह के। रीछ बांदरा लपक लाडू और भंवरा होता है, मतलब एक उसको लकड़ी का होता है। रीछ बांदरा लपक लाडू और भंवरा, खेल कणा वे बाल पणे का कठी गया। टाबर टिंगर नहन्या नहन्या कठी गया। 2 पंक्तियाँ और छे कि मांडे छा काची भींत्या पे नत से जा, मांडे छा काची भींत्या पे नत से जा, मुनि बाबा मून छुड़ाता कठी गया। टाबर टिंगर नहन्या नहन्या कठी गया, छकपक रेल चलाता कठी गया। ये बाल रचना थी, क्योंकि ये इसलिए सुनाई है क्योंकि बाल साहित्य में भारत की जो केंद्रीय साहित्य अकादमी है उसने पुरस्कृत भी किया है, इस वजह से थोड़ी बानगी। नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि आज बचपन वास्तव में खो गया है। आज जो पहले जैसा बचपन आज के बच्चों में नहीं देखने को मिलता, वो चीज़ें तो उन्होंने देखी नहीं जो आपने और हमने देखी है। साकला साहब, कोई उपलब्धि आपको, जो कोई बड़ा पुरस्कार या वो आप दर्शकों को बताएं। पुरस्कार और इन चीज़ों से शुरू में तो मैं ये सोचता था कि ये तो बड़े लोगों के काम है, अपन तो कैसे कल्पना कर सकते हैं। तो वर्ष निकल गए काफ़ी, अब तो क्या है काफ़ी समय निकल गया था। लेकिन एक चीज़ है कि जो काम करता है और समर्पित होकर काम करता है तो उसका काम बोलता है। तो वैसे ही अब जाके एहसास हुआ है कि काम बोला। और एक छोटी सी पुस्तक है चढ़ा चढ़ी की खेती, जो बाल कहानियाँ हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखी थी मैंने बच्चों के लिए हाड़ौती में।
तो वो चढ़ाचढ़ी की खेती पर केंद्रीय साहित्य अकादमी ने 2018 में 18 का अवार्ड मेरे नाम किया। तो मैं विश्वास नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है, पर जब वहाँ बुलाया, सिक्किम ले जा करके वो पुरस्कार दिया, तब लगा कि वास्तव में अपन ने कुछ काम किया है। भरोसा तब जाकर हुआ, नहीं तो सोचता था ऐसे ही कर रहे हैं अपन, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र से जब इतनी दूरी जाकर जब आपने वो पुरस्कार पाया तो कैसा आनंद हुआ, कैसा आनंद मिला सांकला साहब आपको? पुरस्कार में अगर कहीं कोई मैं डिज़ायर करवाता या किसी से कुछ सिफारिश करवाता तो शायद वो आनंद नहीं मिलता मुझे, लेकिन मैं किसी को जानता भी नहीं, किसी से कहा भी नहीं, किसी को कुछ नहीं और सोचा भी नहीं, तो अकस्मात अपने काम का प्रतिफल जब मिलता है तो आनंद तो आता ही है। सब अंदर से इतना गर्व और आनंद की अनुभूति हुई कि वास्तव में ऊपर बैठे हुए लोग भी कहीं न कहीं न्याय अवश्य करते हैं, और तब जाकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप सांकला साहब एक शिक्षक भी रहे, आपने तो बालकों को ढालते हुए देखा है, उनको ढलते हुए भी देखा है, ढाला भी सही, मतलब संस्कृति के प्रति। आज जो बचपन है वो किस तरह का है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप बच्चों को? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आज परिवेश में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। जो आज के हमारा जो 40 साल पहले या 50 साल पहले, क्योंकि 50 साल पहले हम 12 साल के थे, तो उस समय जो 40-50 साल पहले का वातावरण था उसमें अभिभावक और शिक्षक सब निश्चिंत थे, क्योंकि उनको कैसे ढलना है कैसे ढलना है वो गलत नहीं हो सकते। वो चाहे घर पे रहे चाहे स्कूल में जाए, वो गलत तो कोई इक्का दुक्का कोई हो जाए तो हो जाए, और सही रास्ते थे सबके लिए खुले हुए थे। लेकिन अब परिवेश में काफ़ी बदलाव हो गया है। तो सबसे पहले तो जो आज की जो आधुनिकता है, आधुनिकता ने दुनिया से जोड़ दिया है, बच्चों को भी जोड़ दिया है। तो उन बच्चों को वो क्या सीख रहे हैं, न वो गुरु से सीख रहे हैं, न माता पिता से सीख रहे हैं, तो किससे सीख रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। शिक्षकों को भी रखना चाहिए स्कूल में, और घर पे माता पिताओं को भी रखना चाहिए कि ये शिक्षा कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं और क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सांकला साहब, आपने वक्त निकाला हमारे स्टूडियो में आने के लिए, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत आभार जो मुझे बुलाया, धन्यवाद सर।